Good morning to all of you and welcome to the class of gas turbine. Today in this video, we will learn about an important topics, the ब्रेटन साइकिल्स, है ना। तो बेसिकली हम इस वीडियो में ब्रेटन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेटन साइकिल है क्या, इसमें कितने प्रोसेस होते हैं और जो वेरियस प्रोसेस है वो किस टाइप का प्रोसेस होता है, इसका हम बेसिक यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे और ये साइकिल की थर्मल इफिशियंसी कितनी होती है और ये साइकिल हमारा कहाँ यूजफुल होता है। तो इससे पहले कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग आज पढ़ेंगे द ब्रेटन साइकिल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे गैस टरबाइन का, क्योंकि गैस टरबाइन का ये आइडियलाइज्ड साइकिल जो होती है वो हमारा ब्रेटन साइकिल ही होता है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो कहते हैं कि ब्रेटन साइकिल इज एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर गैस टरबाइन प्लांट। तो जो गैस टरबाइन प्लांट जो चलती है, हम लोग का कोई भी जो ऑपरेशन होता है, मैकेनिकल ऑपरेशन, वो कहीं ना कहीं साइकिल पे ही काम करता है। तो उसमें जो गैस टरबाइन प्लांट्स है वो हमारा ब्रेटन साइकिल्स पे काम करता है। ब्रेटन साइकिल को गैस टरबाइन का आइडियलाइज्ड साइकिल बोला जाता है। मतलब हो गया कि ब्रेटन साइकिल पे ही गैस टरबाइन जो है वो चलती है। तो वेयर बोथ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन रोटेटिंग मशीनरी। कहता है कि ब्रेटन साइकिल में जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, ये दोनों जो प्रोसेस परफॉर्म होता है वो रोटेटिंग मशीनरी में। कंप्रेशन जहां कंप्रेसर में होता है वही एक्सपेंशन जो है टरबाइन में होती है। और कंप्रेसर और टरबाइन जो होता है ये दोनों ही एक रोटेटिंग मशीनरी होता है जिसमें रोटर लगा हुआ रहता है। और यहाँ से टरबाइन का शाफ्ट जो है वो कंप्रेसर के शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है। चूंकि यहाँ पर कंप्रेसर वर्क टेकिंग डिवाइस है और टरबाइन जो है ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। तो टरबाइन से जो हमें वर्क आउटपुट मिलता है तो इसका एक पार्ट ऑफ वर्क जो है वो हमारा कंज्यूम होता है कंप्रेसर को ऑपरेशन करने में। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट शाफ्ट से हम जोड़ देते हैं इसको। तो सिंपल गैस टरबाइन साइकिल्स में क्या क्या होता है, तो एक कंप्रेसर होता है, एक कंबसन चैम्बर होती है और एक टरबाइन होता है। तो ये मुख्य डिवाइसेज है मेनली जिस जो गैस टरबाइन प्लांट में यूज होता है। और एक हम आइडियल साइकिल की बात करें जो एक ब्रेटन साइकिल है, तो ब्रेटन साइकिल में कंप्रेसर, कंबसन चैम्बर और टरबाइन लगा हुआ रहता है। जैसे कि ये हम फिगर देख रहे हैं कि ये हमारा कंप्रेसर है जहां पर एयर जो होती है वो कंप्रेसर में इन करता है। पहले ही फर्स्टली ये कंप्रेसर में इन करता है, जिसकी टेम्परेचर और प्रेशर जो होती है वो लोअर वैल्यू पे T1 और P1 होता है। कंप्रेसर में जाने के बाद कंप्रेसर को जब हम मैकेनिकल एनर्जी की सप्लाई करते हैं तो ये कंप्रेसर जो है इस एयर को कंप्रेस करता है। तो कंप्रेस करने से इस एयर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जो है वो राइज करके T2 और P2 हो जाती है। प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी T1 से T2 हो जाता है। अब प्रेशर P1 से इंक्रीज होके P2 हो जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है ब्रेटन साइकिल में, ये कंप्रेशन प्रोसेस वो होता है रिवर्जिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें चूंकि ये कंप्रेसर पूरी तरह से इंसुलेटेड होता है जिसमें बाहर से ना तो हीट की इसमें ट्रांसफर होगा और ना ही इसका हीट जो है वो रिजेक्ट होगा, और ये पूरा रिवर्जिबली मैनर में कंप्रेस करता है। तो इसीलिए हम यहाँ का प्रोसेस को कहते हैं
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर। तो ये प्रोसेस होने के बाद प्रेशर हमारा P2 और टेम्परेचर T2 राइज करता है, जिसके बाद ये एयर हमारा पास करता है कंबसन चैम्बर में। तो कंबसन चैम्बर जहाँ पे ये हमारा कंबसन चैम्बर है, इसको बेसिकली हीट एक्सचेंजर भी अगर हम लोग नोट नेम देते हैं। तो हीट एक्सचेंजर मतलब हो गया कि जैसे अगर हम लोग कहीं अलग फ्यूल, जैसे यहाँ पर कंबसन चैम्बर है, यहाँ पर फ्यूल जला रहे हैं और इसका हॉट फ्लू गैस जो है इससे पास करवा दिए, तो यहाँ से हॉट गैस से ये एयर जो है हीट को एक्सचेंज कर लेता है। तो कम या आप या तो ये हीट एक्सचेंजर होती है या फिर कंबसन चैम्बर होता है। तो कंबसन चैम्बर में क्या होती है कि डायरेक्ट फ्यूल जो है वो एयर में इन करता है। यहाँ पर एयर और फ्यूल जो है, जो कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आया है कंप्रेसर से, और यहाँ पर फ्यूल का एंट्री होता है। इसके बाद यहाँ पर फ्यूल और एयर की कंबशन होती है। तो कंबशन होने के साथ ही यहाँ पर जो एयर का टेम्परेचर है वो हाईएस्ट पीक वैल्यू तक पहुंच जाता है, जिसको हम T3 कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है हीट एडिशन प्रोसेस कंबशन चैम्बर में, ये होता है रिवर्जिबल आइसोबारिक। मतलब हो गया कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड किया जाता है कंबसन चैम्बर में, जिससे इसकी टेम्परेचर जो है वो T2 से राइज करके T3 हो जाता है, जबकि प्रेशर जो है वो P2 और P3 जो है ये बराबर ही रहता है। इसीलिए ये एक रिवर्जिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होती है। तो सिर्फ यहाँ टेम्परेचर जो है वो राइज करता है। तो टेम्परेचर, चूंकि ये टरबाइन एक एसटीडी फ्लो डिवाइस है, इसमें लगातार एयर जो है का लगातार फ्लो होते रहता है, तो इसीलिए ये टेम्परेचर T3 जो है इसको लिमिट किया जाता है, और इसको लगभग जो है 800 से 900 डिग्री सी तक, है ना, या अप्रोक्स 1000 डिग्री सी तक जो है इसकी टेम्परेचर को रखा जाता है। इसलिए क्योंकि ये गैस जो है वो लगातार टरबाइन के ब्लेड पर आके स्ट्राइक करते रहता है, तो टरबाइन के ब्लेड को कूल होने का समय यहाँ नहीं मिल पाती है। तो अगर ये हाई टेम्परेचर एयर अगर लगातार इसमें टरबाइन ब्लेड के संपर्क में रहेगा, तो ब्लेड की भी टेम्परेचर राइज कर जाएगी, और इस कारण से ब्लेड में जो है वो बेंडिंग भी हो सकता है। तो अगर ब्लेड बेंड कर जाता है तो फिर टरबाइन में जो है लीकेज हो जाएगा, तो फिर ये हमें इफिशियंसी इसकी घट जाएगी, जिस कारण से इसकी टेम्परेचर को एक लिमिटेड वैल्यू तक ही रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से क्या होती है कि हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर एयर जो है वो टरबाइन में इन करता है, जहाँ पर इसकी एक्सपेंशन होती है। तो ये एक्सपेंशन जो है ये रिवर्जिबल आइडियाबैटिक मैनर में होता है, यानी इसको हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहते हैं। ये पूरी तरह से आइडियाबेटिकली सील्ड होता है कि न तो सिस्टम से बाहर हीट जाएगा और न ही सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आएगा। तो हीट एक्सचेंज यहाँ जीरो है, तो हम या इसको आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और ये अगर रिवर्जिबल मैनर में हो रहा है तो ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ। जिसके बाद जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के कारण यहाँ से जो थर्मल एनर्जी एयर के पास है, वो अपना थर्मल एनर्जी यहाँ पर इंथैल्पी ड्रॉप करता है, और ये इंथैल्पी ड्रॉप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टरबाइन वर्क के रूप में, जो हमें एक आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। तो चूंकि यहाँ पर टरबाइन और कंप्रेसर एक ही शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, और टरबाइन वर्क का जो वैल्यू होता है वो कंप्रेसर वर्क से ज्यादा होता है, जितना हमें इनपुट देते हैं उससे ज्यादा यहाँ पर टरबाइन वर्क मिलता है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल की कंबसन होती है। तो इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो काफी ज्यादा होता है, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू पे होती है, और उसकी ड्रॉप होता है। तो टरबाइन वर्क जो होती है वो कंप्रेसर वर्क से ज्यादा होती है। तो इसको अटैच कर दिए, तो एक पार्ट जो है वो टरबाइन वर्क का कंप्रेसर ले लिया, तो हमको जो यहाँ पर नेट वर्क आउटपुट जो मिलता है, जो कि जिसको हम अपना डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो है
WT-WC, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क जो है ये नेट वर्क हमें आउटपुट प्राप्त होता है यहाँ से। इसके बाद जो है यहाँ पर एक्सपेंशन होने के कारण, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होने के बाद जहाँ एयर की टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो दोनों फॉल करता है, और फिर फॉल करने के बाद ये एयर जो है फिर से एक हीट एक्सचेंजर से पास करता है, जहाँ पर एक कूलिंग मीडियम लगा हुआ रहता है, और ये एयर जो है यहाँ पर अपना हीट को रिजेक्ट करता है। ये प्रोसेस जो रिजेक्शन हो गया हीट का, ये भी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये रिवर्जिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है यहाँ पर, जहाँ पर कूलिंग वाटर या कूलिंग सिस्टम जो है इस हॉट एयर के हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से ये एयर जो है वो कूल हो जाती है, जबकि प्रेशर जो है इसका कांस्टेंट ही रहता है। तो जितना P4 होगा उतना ही P1 होगा, और फिर ये लो टेम्परेचर यहाँ पर कूल होने के बाद इसकी टेम्परेचर जो है सबसे लोएस्ट वैल्यू पे पहुंच जाता है, और फिर लोअर टेम्परेचर T1 और जो प्रेशर P1 है, और उस टेम्परेचर प्रेशर पर ये वापस फिर से कंप्रेसर में इन करता है, जहां पर फिर से इसकी फर्दर कंप्रेशन होती है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है ना। ये एक हीट एक्सचेंजर का बेसिकली जरूरत पड़ता है कि अगर हमारा साइकिल क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन है, अगर यहाँ पर अगर ओपन यूज करते हैं तो ये यहाँ से डायरेक्ट सीधे एटमॉस्फेयर में जो है ये एक्सपेंड होने के बाद एयर एटमॉस्फेयर में चला जाता है ना। तो इसी को हम यहाँ पर एज ए डायग्राम के रूप में हम यहाँ दिखाते हैं। तो जैसे कि हम इसमें बताएं कि कंप्रेसर में जो प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। यहाँ पर हीट एडिशन जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है, जहाँ पर फ्यूल कंबसन करता है एयर में और इसकी टेम्परेचर राइज करती है। फिर ये एक्सपेंशन प्रोसेस जो टरबाइन में होता है वो फिर से आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होती है, और फिर यहाँ से एयर जब हीट एक्सचेंजर से पास करता है, जहाँ पर रिवर्जिबल कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन होता है एयर से। तो इस तरह से ये दो प्रोसेस जो है हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, ये दोनों ही कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन ये दोनों प्रोसेस जो है आइसेंट्रोपिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेटन साइकिल में जो है वो दो प्रोसेस कांस्टेंट हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, जबकि कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है आइसेंट्रोपिक होता है। तो उसी चीज को हम यहाँ पर पीवी डायग्राम से दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये कंप्रेसर का इनलेट है वन पोजीशन, जहाँ पर ये आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करता है, जिस कारण से इसकी प्रेशर जो है यहाँ P1 से राइज करके P2 हो जाती है, ये P2 हो गया, और ये प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक होता है। इसके बाद जो है फिर कंप्रेशन यहाँ पर हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है। फिर यहाँ टू पर के बाद जो है कंबसन चैम्बर में जाने के बाद जहाँ उसका कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होती है हीट का एडिशन होता है एयर में, तो यहाँ पर उसकी टेम्परेचर राइज करती है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहता है। फिर ये इस थ्री पोजीशन से वो कहाँ टरबाइन में इन करता है, जहाँ पर इसकी एक्सपेंशन होती है, और ये प्रोसेस जो होता है 3 से 4 वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, जिससे हमें यहाँ से टरबाइन वर्क जो है वो आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। फिर 4 से 1 जो है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहती है बट टेम्परेचर जो है ये ड्रॉप करता है। इसी को हम टीएस डायग्राम में दिखा दें तो जैसे 1 से 2 क्या है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो ये क्या हो जाएगा एक वर्टिकल लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक मतलब होता है इंट्रोपी कांस्टेंट। तो जितना इंट्रोपी 1 पे होगा उतना ही इंट्रोपी 2 पे होगा, तो ये सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। इसके बाद 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, तो यहाँ से ये स्लोप आ जाएगा। टीएस डायग्राम में जो कांस्टेंट प्रेशर का कर्व होता है वो एक कर्व के रूप में आता है।
तो यहाँ से टेम्परेचर क्या होगा, ये राइज करेगा 3 तक, जबकि प्रेशर जो है यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर 3 से 4 जो है टरबाइन का एक्सपेंशन होता है टरबाइन में, जहाँ से हमें ये टरबाइन वर्क के रूप में प्राप्त होता है, और ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। फिर 4 से 1 जो है यहाँ से हीट रिजेक्शन जो एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। तो ये प्रेशर कर्व है जो कि कर्व के रूप में टीएस डायग्राम पे आ रहा है। तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो गया। इस तरह से 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन कंबशन चैम्बर, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टरबाइन, और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन हीट एक्सचेंजर। तो अब है क्या कि कहता है कि इन ब्रेटन साइकिल ऑल द फोर प्रोसेस आर एसटीडी फ्लो प्रोसेस। इसमें चारों प्रोसेस क्या है, एसटीडी फ्लो प्रोसेस है। इसमें लगातार फ्लो होते रहता है एयर का, और जो फ्यूल है या जो वर्किंग गैस है उसका। तो जब कहता है कि व्हेन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्टेड, जब हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से एनर्जी बैलेंस करते हैं। तो एनर्जी बैलेंस क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड जो हो जाएगी वो H3 माइनस H2 है ना, क्योंकि 2 से 3 हीट एडिशन हुआ है। तो ये हमारा आ जाएगा CpT3 माइनस T2। उसी तरह हीट रिजेक्टेड जो है H4 माइनस H1, ये 4 से 1 यहाँ से हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये H4 माइनस H1 बराबर हो जाएगा CpT4 माइनस T1। तो अब नेटवर्क आउटपुट जो होगा, तो चूंकि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो फॉर ए साइक्लिक डिवाइस के लिए, चूंकि ये हम ब्रेटन एक साइकिल है, तो साइक्लिक डिवाइस के लिए जो Wt माइनस WC नेटवर्क जो होगी वो हमारा होगा नेट हीट ट्रांसफर QS माइनस QR। तो इफिशियंसी अब हम निकालते हैं कि ब्रेटन साइकिल का इफिशियंसी कितना होगा। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है नेट वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई। तो नेट वर्क आउटपुट कितना हो गया, तो QS माइनस QR, और हीट सप्लाई QS। तो इस तरह से ये आ गया 1 माइनस QR बाय QS। तो QR और QS का वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस CpT4 माइनस T1 बाई CpT3 माइनस T2। यहाँ से हम लिख दिए हैं ये वाला, ये दोनों। अब क्या होगा, CpCp कैंसिल हो गया, 1 माइनस T4 माइनस T1 बाई T3 माइनस T2। यहाँ से हम क्या किए, T1 को कॉमन ले लिए, तो ये आ गया T4 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 कॉमन ले लिए, तो T3 बाई T2 माइनस 1। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर फिर से साइकिल पर, तो देखते हैं कि 1 से 2 प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि T2 बाई T1 का मान निकालते हैं। तो T2 बाई T1 जो हो जाएगा वो क्या होगा, P2 बाई P1 के पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। सिमिलरली P2 और P3 क्या है, बराबर है, अब P1 और P4 बराबर है। तो यहाँ भी अगर T3/T4 निकालें तो बराबर हो जाएगा P3/P4 के पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। तो वही चीज यहाँ पर हम निकाले हैं कि T2/T1 जो हो जाएगा P2/P1 के पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, और T3/T4 जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा P3/P4 के पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। और P3 जो है P2 के बराबर है, अब P4 जो है ये P1 के बराबर है। तो इसी को हम लिख सकते हैं P2/P1 के पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। तो इसका भी देख रहे हैं RHS, और इसका भी RHS बराबर है। तो ये LHS भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, T2/T1 बराबर T3/T4 बराबर P2/P1 के पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। तो ये तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन हो गया। सिमिलरली इसकी रिलेशन हम वॉल्यूम के साथ करेंगे। तो जैसे हमारा इक्वेशन होता है T1 V1 के पावर गामा माइनस 1 बराबर होता है T2 V2 के पावर गामा माइनस 1, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से T2/T1 जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा V1/V2 के पावर गामा माइनस 1।
तो यहाँ पर ये दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। इसी को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा T2/T3 और ये बराबर हो जाएगा T1/T4, है ना। इसको इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1 - T1/T2, तो ये T4/T1 और ये T3/T2, ये दोनों क्या है यहाँ से बराबर है यहाँ पर। तो बराबर है तो ये दोनों क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमको जो थर्मल इफिशियंसी ब्रेटन साइकिल का वो फाइनली जो है वो रिड्यूस होके कितना आ जाएगा, तो ये रिड्यूस होके आ जाएगा 1 - T1/T2। तो T1 क्या है, तो कंप्रेसर का इनलेट टेम्परेचर और T2 कंप्रेसर का आउटलेट टेम्परेचर। इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 - 1/T2/T1। और यहाँ से हम T2/T1 बराबर निकाले हुए हैं P2/P1 के पावर गामा-1/गामा। तो इसके बदले में हम लोग यहाँ पर P2/P1 के पावर गामा-1/गामा। तो P2/P1 जो है ये कहलाता है प्रेशर रेशियो। तो आरपी अगर प्रेशर रेशियो है तो ये P2/P1 को हम प्रेशर रेशियो कहते हैं। सिमिलरली V1/V2 को कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर 1 से 2 कंप्रेसर हो रहा है, तो ये वॉल्यूम इनिशियली जब कंप्रेसर में इन किया तो उस समय इसकी वॉल्यूम V1 था, और जब ये कंप्रेसर से आउटलेट हुआ एयर तो इसकी वॉल्यूम रिड्यूस होके V2 हो गया। तो ये V1/V2 के रेशियो को हम कहेंगे कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पर जो है R क्या है, एक कंप्रेशन रेशियो है, बराबर है V1/V2। तो इस तरह से हमें ब्रेटन साइकिल का जो इफिशियंसी है वो हमें कितना आ गया, 1 - 1/RP प्रेशर रेशियो है के पावर गामा-1/गामा। ठीक है। और उसी को अगर हम अगर कंप्रेशन रेशियो में अगर हम चेंज करें तो ये जो ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी हो जाएगा वो 1 - 1/R के पावर गामा-1। ये R कंप्रेशन रेशियो है और ये RP प्रेशर रेशियो है। तो इस तरह से हम यहाँ से ब्रेटन साइकिल का हम क्या निकाले, थर्मल इफिशियंसी निकाले। तो हम देख क्या रहे हैं कि थर्मल इफिशियंसी जो ब्रेटन साइकिल का वो मात्र दो बातों पे निर्भर करता है। एक तो यहाँ पर प्रेशर रेशियो पर और दूसरा जो है ये गामा पर। तो प्रेशर रेशियो को अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर रेशियो बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ेगा तो ये टर्म पूरा का पूरा क्या होगा, घटेगा। तो इफिशियंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब हो गया कि अगर ब्रेटन साइकिल के थर्मल इफिशियंसी को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, प्रेशर रेशियो को बढ़ाना होगा। तो आरपी यानी P2/P1 के वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। दूसरा चीज गामा, गामा की भी वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर ब्रेटन साइकिल का थर्मल इफिशियंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इफिशियंसी जो है वो डिपेंड करता है आइदर कंप्रेशन रेशियो पर, या तो कंप्रेशन रेशियो R पर, या फिर हमारा प्रेशर रेशियो। तो इंक्रीजेज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल, कर इंक्रीज ऑफ प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो को बढ़ाएंगे, ब्रेटन साइकिल का थर्मल इफिशियंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, अगर कंप्रेशन रेशियो सेम कर दे तो इससे पहले भी हम ये फॉर्मूला एक निकाल चुके थे। वो ये किसका होता है, तो ये एफिशिएंसी होता है एक ऑटो साइकिल का। तो ऑटो साइकिल क्या है, तो ऑटो साइकिल में दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें हीट एडिशन जो होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। लेकिन अगर हम कंप्रेशन रेशियो ब्रेटन साइकिल और ऑटो साइकिल दोनों का सेम कर दें तो थर्मल इफिशियंसी जो है ये हमारा कंप्रेशन रेशियो पे भी निर्भर करता है, और ये बराबर हो जाएगा ऑटो साइकिल के थर्मल इफिशियंसी के बराबर में। कब, जब कंप्रेशन रेशियो सेम हो। तो थर्मल इफिशियंसी ब्रेटन साइकिल का और थर्मल इफिशियंसी ऑटो साइकिल का दोनों बराबर होता है। तो यही चीज यहाँ पर
लिखा हुआ है। उसके बाद और भी कहता है कि थर्मल इफिशियंसी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्पेसिफिक हीट रेशियो। जैसे जैसे हम स्पेसिफिक हीट रेशियो यानी गामा की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा। यानी कि मोनो एटॉमिक गैस अगर हम यूज करते हैं ब्रेटन साइकिल के लिए तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उससे हमें ज़्यादा इफिशियंसी मिलेगी। तो इस तरह से हम इस वीडियो में ब्रेटन साइकिल के बारे में देखें कि ब्रेटन साइकिल के प्रोसेस के बारे में देखें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, साथ ही इसका हम थर्मल इफिशियंसी निकालें और इसका फाइनली हम कंक्लूजनली रिजल्ट देखें कि किस तरह से थर्मल इफिशियंसी प्रेशर रेशियो और गामा पे निर्भर करता है और कंप्रेशन रेशियो पर भी निर्भर करता है ना। तो ये सब हमने रिजल्ट्स फाइनली इस वीडियो के थ्रू हम फाइंड किए। तो आई थिंक कि ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कोई डाउट इसमें हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, है ना। और सभी लोग अपना चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।